हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग एमए इकोनॉमिक्स 2015 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट कह सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं 101 क्वेश्चन नंबर, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाइड होता है? तो ये कंडीशन होता है जब P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1, ये दोनों जब इक्वल होते हैं। Now the next question is question number 102. For the given value 15, 24, 18, 33, 42, the 3 years moving average are, the 3 years moving यानी जो त्रिवर्षीय चल माध्य क्या होगा वो हमें बताना है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सेकंड यानी 19, 25 एंड 31। Now question number next question, in which distribution mean and variance are equal। किस डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं? क्या होता है? पॉइसन कह सकते हैं इसको, क्या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड मोमेंट इज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें थर्ड मोमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3NPQ in bracket P, Q is equals to P. Now the next question is question number 105, क्या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम ऑफ मोर देन 2 pots in a single throw of 1/6 fish dice। इसमें थोड़ा सा मिसिंग नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया। 6 फलकों वाला एक पासा एक बार फेंकने पर 6 से अधिक बिंदु वाले परिमाण प्राप्त होते हैं। इसकी प्रायिकता हमें बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आई थिंक सेकेंड यानी 2/3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106, ज्योमेट्रिक मीन हिट्स रिजिडली डिफाइन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड सिचुएशन फॉर द मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बट। जो बट लगा इसका राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 106 यानी मोर वेटेज टू द स्मॉलर वैल्यू। राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, मोर वेटेज टू द स्मॉलर वैल्यू। हार्मोनिक मीन बताना है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड सुटेबल फॉर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन इट स्पेशली यूज्ड व्हेन स्मॉलर वैल्यू हैव टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, कि वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई थी स्मॉलर वैल्यू को और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है यहाँ पे। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व आउट कर लीजिएगा 0.5275। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमारा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, तो इसका भी मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ और इसका राइट आंसर विल बी 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल इज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सम ऑफ रैंडम वैल्यू सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट आंसर विल बी द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 111, द रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। भाई रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टोकेस्टिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्टोकेस्टिक वेरिएबल, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112, अब कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन बंद करते हैं भाई। यहाँ पे भी if the function is strictly increase over the interval। Now the next question, question number 113 and the question पढ़ लेते हैं। When determinant of matrix is equal to 0, the matrix will be correct। अगर determinant 0 है तो matrix पूछ रहा है। ये सिंगुलर होता है जहाँ तक मुझे याद है, सिंगुलर, and it will not be possible to solve the system of equation। Now the next question, question number 114, an identity matrix has। कह रहे कि एक इकाई वैल्यू में मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है वो बताना है।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल 1 एट स्टैंडिंग डायगोनल क्या होता है, जो डायगोनली हमारे जो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है दोनों डायगोनल सेट होता है, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर ऑल क्या होता है 0, मतलब और सब क्या होंगे जो 0 हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115 यानी 115 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या मेजर करता है, टेंडेंसी ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा टू मूव टुगेदर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल ह्यूमन कैपिटल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट, निम्न में से कौन सा एक ग्रोथ मॉडल कि मानव पूंजी के रूप में प्रवेश एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण कौन सा करता है, तो ये जो हेराल्ड डोमर मॉडल है यही करता है। क्या होता है, हेराल्ड डोमर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। भाई किसने फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का डेवलपमेंट किया था, कह सकते हैं ये मॉरिस ने किया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 सेंस मेजर द पॉवर्टी इंक्लूड। कह रहे हैं कि सेन यानी अमर्त्य सेन ने गरीबी मापन ने सम्मिलित किया है। जब भी अमर्त्य सेन ने मेजरमेंट दिया था गरीबी के लिए, उसमें क्या क्या उन्होंने सम्मिलित किया था ये हमें बताना है। इन्होंने क्या क्या सम्मिलित किया था, कह सकते हैं हेड काउंट रेशियो, द पॉवर्टी गैप रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पुअर। ये राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। 109 अकॉर्डिंग टू द सोलो द लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एन एडवांस इकोनॉमी इक्वल हार्वर्ड। ठीक है, जो इक्वल हैरॉड्स बताना है हमें, क्या बताना है, इक्वल हैरॉड्स यानी अकॉर्डिंग टू द सोलो का आंसर करना है द लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ इन एन एडवांस इकोनॉमी इक्वल हैरॉड्स। जो हैरॉड्स की इक्वल होगा क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा नेचुरल रेट ग्रोथ, सेकंड वेरिएंट रेट ग्रोथ, एक्चुअल रेट ग्रोथ एंड वेरिएंट रेट टेक्निकल। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, नेचुरल रेट ग्रोथ। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120 बैलेंस ग्रोथ मीन बैलेंस ग्रोथ भाई बराबर ही होगा। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से इक्वल इंक्रीज इन रिसोर्सेज एलोकेटेड इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड विल द राइट आंसर। 1 interaction between multiplier and accelerator leads to generation of continuous cyclic function is stated by। किसके द्वारा एक तरह से कहा गया है, दिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं आप। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड हो गया, सैमुएल्सन एंड हिक्स ने दिया था थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलो रेसिडुअल इज मेजर ऑफ। भाई शैलो रेसिडुअल क्या मापता है ये हमें बताना है। राइट आंसर विल द ऑप्शन टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी टेक्निकल प्रोसेस। हाँ, राइट आंसर होगा टेक्निकल प्रोसेस को ये मेजरमेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंसिडर फॉलोइंग एजम्पशंस। मैं फॉलोइंग एजम्पशन कंसिडर करके बताने भाई कौन सा सही है। प्रोडक्शन इंक्लूड ओनली वेजेज एंड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन रेशियो इज एन independent variable, MSP and MSC are constants, these are below perfect employment. The right answer is the option second and option third, and MSP is constant and investment production ratio is independent variable. बिल्कुल option second will be the right answer. Question number 124, consider some of the factors related to the economic growth। क्या बताना भाई, कौन से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हैं। तो है लार्ज इनपुट लीडिंग टू द लार्ज आउटपुट, बिल्कुल सही। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज बाई विच आउटपुट इज प्रोड्यूस, ये भी सही है भाई। लेवल ऑफ इफिशिएंसी एंड स्किल प्रोड्यूसिंग लार्ज आउटपुट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी 1 2 3 एंड 4 कंसिस्ट करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन 4। नाउ 125 द हाइपोथेसिस ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पॉइंट टू इंटर रिलेशन बिटवीन। अब किन के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है, ये हमारा बताता है प्रोडक्टिविटी एंड इनकम का। विशियस रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज नॉट एम्फेसिस्ड बाय मैन इन द थियरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इनके द्वारा कौन सा कह सकते हैं दिया गया, नॉट, हाँ नॉट एम्फेसिस बताना है भाई, मैन नॉट एम्फेसिस
रिचमैन जो थे उनको ज़रा अनबैलेंस ग्रोथ पे नॉट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रभाव बल नहीं दिया गया था, वो ऑप्शन बताना है। नॉट पे ध्यान देखना है, ऐसे अक्सर मिस्टेक्स हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो नॉट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4, इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस सेक्टर, इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 127, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इंक्रीज इन organic composition of capital leads to 127 option, increase in rate of growth of economy, increase in employment, decrease in rate of profit and increase in rate of profit। अगर हिंदी पढ़ते हैं मार्क्स के अनुसार पूंजी के ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन में वृद्धि प्रतिनिधित्व करता है, तो भाई डिक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट, क्या करता है भाई, डिक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेस, बताना है कि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या एड्रेस करता है। तो 128 ये हो जाएगा, द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कहने भविष्य जनरेशन की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं का निर्धारण करना है, बर्बाद नहीं करना है। हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही हेल्पफुल करता है, रिसोर्सेज को हम उतना यूज करना है जितना भी जरूरत हो। कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारे दादा दी कोई हमारी जागीर नहीं है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे लिए गए उधार हैं। 129, प्रॉपर नाइफ एज प्रॉब्लम रेफर्स टू, जो प्रॉपर नाइफ एज प्रॉब्लम से हमें ये बताना है यहाँ पे, इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ G0 एंड GW, क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ टेक्निकल ड्यूलिज्म, टेक्निकल ड्यूलिज्म की थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था या फिर डेवलप किया था, ये हमें बताना था। राइट आंसर विल बी बेंजामिन हैगिंस, क्या बेंजामिन हैगिंस, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या हमारा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेटेड रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फरवरी 18, 2015, प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग 2014 एंड 15 इज एस्टिमेटेड एट, तो कितना एस्टिमेटेड किया गया था टोटल प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सेकेंड, यानी 257.1 मिलियन टन ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ये अच्छे से कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, पुट द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, भाई सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको बताना तो कौन, जैसे कौन प्लानिंग कमीशन पहले आया या फिर महालोबोनिस मॉडल आया था या फिर प्लान हॉलीडे आया था या फिर रूलिंग प्लान आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया था हमें ये बताना है। तो आया था सबसे पहले आया था हमारा प्लानिंग कमीशन, देन आया था महालोबोनिस आया था मॉडल, और उसके बाद आया था प्लान हॉलीडे आया था, उसके बाद रोलिंग प्लान। बिल्कुल ये अपना सीक्वेंस में ही एक तरह से कह सकते हैं। 132 राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल, कुछ मिस्टेक से लग रहा है, हाँ रेगुलेट इंडस्ट्रीज, हाँ मिस्टेक है, वहाँ पे आई ऐसे एक तरह से हो गया है, ब्लर हो गया, एंड इंडस्ट्रीज एंड द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, करेक्ट। कंसिडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, इसका हमारा क्या हो जाएगा, मोनोपोली एंड, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं होगा, इसके अलावा भी ऑप्शंस होंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा, हमारा बताना है कि निम्नलिखित में से कुछ भारत में विदेशी विनिमय और उद्योग को नियंत्रित करते हैं, तो कौन कौन से नियंत्रित करते हैं भारत में। तो इसको भी सीक्वेंस वाइज हमें बताना है। पहले कौन करता है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट करता है, देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करता है, देन मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस करता है, और लास्ट में हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भाई इनकरेक्ट बताना स्टेटमेंट जो सक्सेस हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंक्रीज शेयर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, यही हमारा कह सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
इसके आंसर ऑप्शन सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आर। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कौन सा? लिटरेसी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। बिल्कुल सही। फिजिकल क्वालिटी क्या है? लिटरेसी एट द एज ऑफ 15 ईयर। नाउ द क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ एक ही नहीं होगा, इसको भी सीक्वेंस वाइज है, यानी ये देखते हैं हम, ये नीचे दिया हुआ इसके मेन ऑप्शंस, तो हम फिर से इसके पूरे ऑप्शंस को देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आर द सिकनेस, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेशन एट द एज ऑफ 1 ईयर, लिटरेसी एट द एज ऑफ 15 ईयर। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बताना है। इसका राइट आंसर हमारा क्या क्या हो जाए? ऑप्शन 4 तो बिल्कुल एकदम होना ही होना था। ऑप्शन फर्स्ट सिकनेस भी होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन 135 का ऑप्शन 4 मैंने बताया था ना उसमें, तो हाँ यहाँ पे भी 4 चलेंगे ऑप्शन के साथ, 4 बिल्कुल सही होगा, साथ में फर्स्ट एंड सेकंड भी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। भारत निर्माण का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, हमें ये बताना है। रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज और रूरल टेलीफोनिक सर्विसेज। तो कौन सा भारत निर्माण का एक तरह से कंपोनेंट नहीं है, तो वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं। 137 ग्रास रूट प्लानिंग रेफर टू। पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म सिस्टम देख लेते हैं, इसका कोई और ऑप्शन तो नहीं है, थोड़ा लग रहा है उस टाइप के क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोमिनेंस टू सेक्टरल प्रायोरिटीज। राइट आंसर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रास रूट प्लानिंग रेफर्स टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम इन सेंट्रल फाइनेंस सैंक्शन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर भारत में संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वित्त द्वारा आय में सम्मिलित नहीं किया जाता? निगमन कर, कस्टम ड्यूटी, आयकर और भू राजस्व। यह कौन सा होता है हमारा? एक तरह से कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा होता है? ये कॉर्पोरेट टैक्स होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 139। पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द डेवलपमेंट वेयर इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे कॉमा देकर दिया है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑर्डर पर कैपिटा इनकम, PQLI और HDI। राइट आंसर ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन कोड। जो भी कोड गिवन है इसके द्वारा हमें इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग करके राइट आंसर को बताना है। तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा नगराजन कमेटी, हो जाएगा इंश्योरेंस रिफॉर्म। चलो ठीक है, पेन ओपन करते हैं, या ये सॉरी ज़्यादा हो गया यहाँ तक, ठीक है। सेकंड नरसिम्हा कमेटी किसके लिए था भाई? ये है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। केलकर कमेटी, ये कुछ मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए थोड़ा फिर से देख लेते हैं, एडिट करते हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 150। मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। जो भी कोड दिएगा इसके आंसर बताना। चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन क्या होगा? सेकंड हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी ये हो जाएगा। नागराजन कमेटी किसके लिए? टैक्स रिफॉर्म के लिए बना था। इसके बाद नरसिम्हन कमेटी बना था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और केलकर कमेटी बना था इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए, और लास्ट वन मल्होत्रा कमेटी, तो ये बचा है इसके लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन कहाँ क्वेश्चन। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द मॉडल डेवलप्ड बाई। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वही किसके मॉडल पर बना था, और वो मॉडल किसने बनाया था, हमें ये बताना है। ये मॉडल बनाया गया था CH हनुमंत राव द्वारा। किसके मॉडल पर डिफाइन था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान? CH हनुमंत राव। कंजम्पशन सब मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रिपेयरिंग विच प्लान।
प्लान के अंतर्गत किया गया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 143 मैच करना है इसमें फॉलोइंग्स को, इसका राइट आंसर हम बताते हैं, उसके अनुसार फिर मैचिंग करते हैं, नहीं तो फिर गलतियाँ हो जाती हैं। राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन थर्ड देखते हैं। अब इसका हो जाएगा ए का कौन सा हो जाएगा 2, यानी रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ द प्राइमरी डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ऑन डेप्ट रिसिप्ट और मोनेटाइज डेफिसिट, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई से जो भी लगता है वो मोनेटाइज डेफिसिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ये होगा हमारा 144। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कौन सा मेजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 का हो जाएगा रिड्यूस पिक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन फर्स्ट, रिड्यूस पिक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 145, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन, करेक्ट, पहला औद्योगिक नीति अध्यादेश किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ये हुआ था हमारा 1948 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फोकस करना भाई, नॉट है, नॉट द मेन हेड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकार के मुख्य व्यय का क्या शीर्षक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सार्वजनिक व्यय, एक तरह से पब्लिक हेल्थ, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये होगा हमारा मेन हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का नहीं है, गलत है ये, क्योंकि ये मेन हेड भाई स्वास्थ्य पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है। 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के कौन सा मेथड को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। इसका है सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 148, द हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन स्टेट ऑफ, भाई बताना है सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। ये है हमारे किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। 149, द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप इन इंडिया इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, जो मैक्सिमम एरिया उस पर क्या यूज किया जाता है भाई कल्टीवेशन के लिए, उस पर क्या होता है, राइस प्रोडक्शन होता है भाई, भारत में बहुत ही ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज मैक्स, इंडियन गुड्स चीपर फॉर फॉरेनर्स। भाई मनी की वैल्यू अगर डिवेल्युएट होगी तो इंडियन गुड्स क्या होता है, चीपर हो जाएगा फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, नहीं हमारे प्राइस की कीमत घट जाएगी। अगर $1 इक्वल टू अभी मान लीजिए 75 है, अगर 80 हो जाता है, 80 रुपये बराबर $1, भाई वो उनके लिए तो बहुत ईजी है ना। 80 रुपये पहले से 75 रुपये का सामान खरीद रहे थे $1 में, अब क्या करेंगे, $1 में 80 रुपये का सामान खरीद लेंगे, तो हमारा एक तरह से इंडियन गुड्स उनके लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ थर्ड सेट, कह सकते हैं 2015 MA इकोनॉमिक्स BHU MA इकोनॉमिक्स का जो एंट्रेंस पेपर है उसका थर्ड सेट कंप्लीट हुआ, और इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और आप लोगों को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमियां हैं हमारी इसमें हम ज़रूर मेंशन करें कमेंट में, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।